लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलरिया सर की पुस्तक चल रही थी हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ, जिसमें अब तक हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पिछले चैप्टर में हमने आंग्ल और मराठा संघर्ष के बारे में पढ़ा। आज का हम 5वां चैप्टर शुरू करेंगे। 5वां चैप्टर है ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास। ब्रिटिश सर्वोच्चता के विकास से संबंधित एक छोटा सा चैप्टर है, तो करते हैं इस आज के चैप्टर को शुरू। लगभग 50 क्वेश्चन है इसके चैप्टर के अंदर। पहला प्रश्न है कि व्यापकता सिद्धांत के तहत विलय किए गए निम्नलिखित देशी रियासतों में किसका विलय वर्ष त्रुटिपूर्ण है। व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत जो रियासतों का विलय किया गया था, इनमें से कौन सा जो सही नहीं है। सबसे पहले जैतपुर का जो विलय है 1848 में नहीं बल्कि 1849 में किया गया था। जैतपुर का विलय 1849 में, संभलपुर का विलय भी 1849 में, बघाट का विलय 1850 में और झांसी का विलय किया गया था 1853 में। तो इसमें ए नंबर गलत है। जैतपुर 1849 होगा, संभलपुर, बघाट 1850 और झांसी जो 1853 ही होगा। डलहौजी के द्वारा हड़पे गए राज्य, जिनमें सतारा 1848, सबसे पहले सतारा पर जो ये हड़प नीति लागू की गई थी। उसके पश्चात जैतपुर और संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर जो छत्तीसगढ़ में पहले ये एमपी में आता था, छत्तीसगढ़ अलग होने के पश्चात अब ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा है 1852 में, नागपुर 1854 में, झांसी भी 1854 में। ये सभी गोद निषेध नीति से हड़पे गए थे। तंजौर को 1855 में विलय किया गया और अवध का 1856 में भ्रष्टाचार व कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। नागपुर एवं झांसी दोनों का विलय 1853 बताया गया। किसमें? भारत का राजपत्र इतिहास व कला संस्कृति भाग 2 के अंदर है जो नागपुर और झांसी दोनों का विलय 1853 बताया गया। प्लासी से विभाजन और उसके बाद में शेखर बंदोपाध्याय ने नागपुर 1853 बताया, झांसी 1854 लिखा है, लेकिन अधिक संभावना है कि दोनों का विलय 1854 में हुआ, क्योंकि अधिकतर पुस्तकों में 1854 ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजनीतिक शक्तियों में से किसने सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि सबसे पहले किसने की थी? तो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि सबसे पहले करने वाले थे हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम ने 1798 में जो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली थी। इसके अलावा मराठा ने 1802 में की थी। मैसूर ने जो सहायक संधि की थी या 1799 के अंदर की थी। तो सबसे पहले करने वाला हैदराबाद का निजाम, बे नंबर ऑप्शन। सहायक संधि करने वाले क्रमशः जिसमें हैदराबाद 1798 व 1800, मैसूर 1799, अवध 1701, पेशवा 1802, बरार के भोंसले 1803, सिंधिया 1804, जोधपुर, जयपुर, मछड़ी, बूंदी, भरतपुर, इन सभी ने 1818 में और होलकर ने भी 1818 के अंदर। सहायक संधि का जन्मदाता जो यह फ्रेंच गवर्नर डुप्ले को माना जाता है। सहायक संधि का जन्मदाता जो फ्रेंच गवर्नर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षित घेरे की नीति की समय अवधि है। सुरक्षित घेरे की नीति की समय अवधि कौन सी है? सुरक्षित घेरे की नीति 1757 से लेकर 1813 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है कि कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल सहायक संधि प्रथा से संबंधित था। सहायक संधि प्रथा से संबंधित लॉर्ड वेलेस्ली, 6 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने राजपूताना में देशी रियासतों के साथ 1817-18 में अधीनस्थ की बातचीत की थी। निम्नलिखित में से किसने जो राजपूताना में देशी रियासतों के साथ 1817-18 के अंदर अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो यह की थी चार्ल्स मैटकॉफ ने जो राजस्थान की देशी रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापकगत सिद्धांत या हड़प नीति के तहत विलय किए गए निम्नलिखित राज्यों में को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। व्यापकगत सिद्धांत के अनुसार जो विलय किए गए राज्य थे उनको सबसे पहले किसे किया गया था? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर नाम है झांसी।
झांसी का जो विलय किया गया था, झांसी का विलय किया गया था 1854 में। 1854 में झांसी का विलय किया था। उदयपुर का विलय 1852 के अंदर। सतारा जिसका विलय सबसे पहले किया गया था 1848 में। और बघाट का विलय किया गया था 1850 के अंदर। तो इसमें सबसे पहले सतारा आएगा, फिर बघाट, फिर उदयपुर और झांसी। 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2 और 1, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डलहौजी के काल में विलय की गई देशी रियासतों के विलय को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। डलहौजी के काल में विलय की गई देशी रियासतें, जिसमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है सतारा का। सतारा 1848 में। जैतपुर जो यूपी के अंदर है, इसका विलय किया गया था 1849 में। अब भगत पंजाब का विलय किया गया था 1849 में। पंजाब का भी विलय 1849 में किया गया था। और उदयपुर का विलय किया गया था 1852। तो इसमें चारों ही सम्मिलित क्रम वाइज है। सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर, फिर पंजाब और उसके पश्चात उदयपुर। 1, 2, 3, 4, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संबलपुर राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया। संबलपुर राज्य जो ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? 1849। संबलपुर 1849 में। अगला प्रश्न है कि अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? तो अवध का 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। रिंग फेंस नीति का काल कौन सा था? तो रिंग फेंस नीति का काल था 1765 से लेकर 1813 तक का रिंग फेंस नीति का काल था। इसके पश्चात जो अगला काल आता है, इसके पश्चात दूसरा आएगा अधीनस्थ पार्थक्य नीति। अधीनस्थ पार्थक्य नीति जो 1813 से लेकर 1858 तक। इसके पश्चात अधीनस्थ संघ नीति जो 1858 से लेकर 1935 तक। और सबसे अंत में आएगा समान संघ नीति जो 1935 से लेकर और आज़ादी तक 1947 तक। तो सबसे पहले रिंग फेंस नीति, उसके पश्चात अधीनस्थ पार्थक्य नीति, अधीनस्थ संघ नीति और समान संघ नीति। 1, 4, 3 और 2, ए नंबर ऑप्शन। रिंग फेंस या घेरे की नीति 1765 से लेकर 1813 ईस्वी तक वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करने हेतु यह नीति अपनाई गई। मराठों व मैसूर के साथ युद्ध में यह नीति प्रतिबंधित हुई। इलाहाबाद की संधि से इस नीति की शुरुआत मानी जाती है। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 1858। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने रिंग फेंस नीति को त्याग कर भारतीय रियासतों को अंग्रेजी प्रभुत्व स्वीकार करने पर बाध्य किया था। राज्य हड़प नीति व्यापकगत सिद्धांत 1848 में डलहौजी द्वारा प्रस्तावित इस नीति के तहत यदि किसी राज्य का शासक बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका राज्य भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। शासक को बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। इसके तहत कुप्रबंध के आधार पर भी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। अगली नीति है अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 तक। 1858 के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधा ब्रिटिश ताज के पास चला गया। इसमें सरकार ने देशी रियासतों को अलग अलग करने की बजाय ब्रिटिश शासन के नज़दीक लाने की योजना अपनाई। अब अंग्रेजी सरकार ने नीति अपनाई कि भारतीय राजाओं के साथ अच्छे संबंध बनाए जाए ताकि वे आवश्यक होने पर काम आ सके। इसके पश्चात सबसे अंत में आती है समान संघ की नीति 1935 से लेकर 1947 तक। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने की नीति लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जयपुर रियासत के साथ नमक एकाधिकार संधि कब की गई? ब्रिटिश सरकार के द्वारा जयपुर रियासत के साथ नमक एकाधिकार की संधि कब की गई थी? 1869 में। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई संधियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। जोधपुर से 6 जनवरी 1818 को संधि हुई। जोधपुर से जो 6 जनवरी 1818 को संधि हुई थी और मेवाड़ से 13 जनवरी 1818 को। जोधपुर से 6 जनवरी को और मेवाड़ से जो 18 जनवरी 1818 को संधि की गई थी। तो दोनों ही कथन इसमें सही है। द नंबर ऑप्शन।
अगला प्रश्न है कि स्वाभाविक वारिस न होने पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अधीन किस रियासत राज्य का विलय नहीं किया गया था। स्वाभाविक वारिस न होने पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अधीन किस रियासत राज्य का विलय नहीं किया गया था। तो सतारा, बड़ौदा, पुडुकोट्टई का किया गया था, करौली का नहीं किया गया था। हालांकि करौली के विलय के लिए डलहौजी ने इसके विलय का प्रस्ताव परिषद को भेजा था, लेकिन परिषद ने इसको जो संरक्षित राज्य मानते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और इसके तहत जो करौली राज्य का इसमें विलय नहीं हुआ था। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सहायक संधि का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है जो सहायक संधि का भाग नहीं है। सबसे पहला है कि राज्य को अंग्रेज जनरल के कमान में अंग्रेज बल रखना होता था। सहायक संधि के तहत जो राज्य को अंग्रेज जनरल के कमान में अंग्रेज बल रखना होता था, तो ये सही है। राज्य को अन्य राज्य के साथ युद्ध करने या शांति करने के लिए कंपनी की पूर्व अनुमति लेनी होती थी। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि राज्य अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवाय किसी यूरोपियन शक्ति के साथ संबंध नहीं रखेंगे। राज्य जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवाय किसी भी यूरोपीय शक्ति के साथ संबंध नहीं रखेंगे, यह भी इस संधि का शर्त थी। अगला कि यदि किसी राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं हो तो वह दत्तक ग्रहण कर सकता है। वह दत्तक पुत्र ग्रहण नहीं कर सकता है। द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। सहायक संधि 1798 में वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि की प्रमुख शर्तें। भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे। कंपनी की अनुमति के बिना वे अन्य राज्यों से कोई युद्ध या संधि नहीं कर सकेंगे। अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी। एक अंग्रेज रेजिडेंट को उस राज्य में नियुक्त किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य किसी भी यूरोपीय शक्ति के साथ संबंध नहीं रखेंगे। किसी यूरोपीय को कंपनी की अनुमति के बिना सेना में नहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा के कुशासन के चलते किस राज्य को 1834 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला गया। राजा के कुशासन के चलते कौन से राज्य को जो 1834 के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला गया था, कुर्ग को। बे नंबर ऑप्शन। यह मानकर कि इस बार शासन ठीक से नहीं हो रहा है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर को एक ब्रिटिश आयोग के अधीन कर दिया अक्टूबर 1831 में। उसके द्वारा अपनी गलती मानते तक बहुत देर हो चुकी थी। मैसूर ब्रिटिश प्रशासन के अधीन 1881 तक रहा और एक आदर्श राज्य बनकर उभरा। राजा के कुशासन के चलते मई 1834 में कुर्ग को मिला लिया गया। 1832 में कछार के राज्य को शामिल कर लिया गया। 1835 में असम के जैतिया को कुशासन से मुक्त कराने के नाम पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 4 युद्धों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर है सेंट थॉमे का युद्ध। सेंट थॉमे का युद्ध कब हुआ था, तो सेंट थॉमे का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1746 के अंदर। 1746 में। दूसरे नंबर पर पिंडारी का युद्ध। पिंडारी का युद्ध हुआ था 1817-18 में। 1817-18 में पिंडारी का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर का युद्ध 1764 और चंदुर्थी का युद्ध कब हुआ था, तो चंदुर्थी का युद्ध हुआ था 1758 के अंदर। तो इसमें सबसे पहले सेंट थॉमे का युद्ध 1746, फिर चंदुर्थी का युद्ध 1758, बक्सर का युद्ध 1764 और फिर आएगा पिंडारी का युद्ध 1817-18। 1, 4, 3 और 2। 1, 4, 3 और 2 ए नंबर ऑप्शन। सेंट थॉमे या अड्यार का युद्ध अक्टूबर 1746 को फ्रेंच सेनापति डुप्ले व कर्नाटक नवाब अनरुद्दीन की सेना के मध्य हुआ, जिसमें फ्रेंच विजयी हुए। चंदुर्थी का युद्ध 1758 में फ्रेंच व ब्रिटिशर्स के मध्य आंध्र प्रदेश में चंदुर्थी में हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल नवाब मीर कासिम व अवध नवाब सुजाउद्दौला की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने बक्सर में परास्त किया। पिंडारी युद्ध 1817-18 में हुए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ही पिंडारी युद्ध हुआ। करीम खां, वासिल मोहम्मद, आमिर खां, चित्तू आदि प्रमुख पिंडारी नेता थे। करीम खां ने हेस्टिंग्स की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उसे एक जागीर दी गई। आमिर खां को टोंक राजस्थान सौंप दिया गया। चित्तू को जंगल में एक बाघ ने मार डाला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? कौन सी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? सिंध को मिलाया, अवध को मिलाया, सतारा को मिलाया, ग्वालियर को जो अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? कौन सा इसमें से सम्मिलित है? सबसे पहले 1849 सतारा का विलय। सतारा का विलय 1849 में नहीं बल्कि 1848 में किया गया था। दूसरे नंबर पर पंजाब का विलय। पंजाब का विलय 1848 नहीं है बल्कि पंजाब का विलय 1849 में किया गया था। तीसरे नंबर पर अवध का विलय। अवध का विलय 1856, तो 6 नंबर ऑप्शन जो इसका सही है। अवध का विलय जो 1856 में किया गया था। और झांसी का विलय। झांसी का विलय 1855 में नहीं बल्कि झांसी का विलय किया गया था 1854 में। तो ए, बे और द गलत है, 6 नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। जैतपुर का विलय। जैतपुर का विलय 1849। जैतपुर संबलपुर का विलय 1849। सतारा का विलय 1848। सतारा 1848। झांसी का विलय। झांसी 1854। और नागपुर का विलय किया गया था। नागपुर का विलय भी 1854 के अंदर। तो इसमें सबसे पहले आएगा सतारा, उसके पश्चात जैतपुर, फिर झांसी और नागपुर। 2, 1, 3 और 4 बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहायक संधि के संबंध में सही नहीं है? सहायक संधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहला कि सहायक संधि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का एक महत्वपूर्ण चतुर कदम था। सहायक संधि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का एक महत्वपूर्ण चतुर कदम था। सहायक संधि अंग्रेजों तथा देशी राज्यों के मध्य हुई थी। देशी राजाओं ने अंग्रेजी दूतों रेजिडेंट को अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी थी। सहायक संधि के तहत जो अंग्रेज रेजिडेंट देशी राज्य में रहते थे, तो 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। देशी राजाओं ने उनके राज्य में रहने वाली अंग्रेजी सेना का व्यय उठाना स्वीकार किया। अंग्रेजी सेना जो देशी राज्यों के अंदर रहती थी उसका खर्चा जो उठाते थे वे देशी राजा ही उठाते थे। 2 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है, 6 नंबर इसका गलत होगा। अगला प्रश्न है कि किस व्यवस्था अथवा बंदोबस्त के अधीन भारतीय राज्य विदेशी और रक्षा मामलों के अधीन अधिकार खो बैठे? किस व्यवस्था अथवा बंदोबस्त के अधीन भारतीय राज्य जो विदेश और रक्षा मामलों के अपने अधिकार खो बैठे थे? सहायक संधि प्रणाली से। 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि सम्मिलित करना है। यहाँ पर कुछ घटनाएं दे रखी है जिनका सामने वर्ष दे रखा है। कौन से वर्ष की ये घटनाएं हैं? सबसे पहले नंबर पर दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था, या दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1877 के अंदर। दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में। दूसरे नंबर पर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब शुरू हुआ था? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 में। कुका आंदोलन की शुरुआत। कुका आंदोलन की शुरुआत 1872 में। और रानी विक्टोरिया का कैसर ए हिंद घोषित। रानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद घोषित कब किया गया था? तो रानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद घोषित किया था 1877 में। 1877 में दिल्ली दरबार लगा था और 1877 में ही रानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद घोषित किया था। इसके अलावा द्वितीय अफगान युद्ध 1878 और कुका आंदोलन की शुरुआत जो 1872। डी, सी, ए और बी। डी, सी, ए और बी बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया की मेवाड़ से संधि किस वर्ष हुई? मेवाड़ से संधि किस वर्ष हुई थी? तो मेवाड़ से संधि हुई थी 1818 में जनवरी को। 13 जनवरी 1818 को उदयपुर रियासत व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संधि हुई। इस संधि पर कंपनी की ओर से चार्ल्स मेटकॉप व महाराणा भीम सिंह की ओर से ठाकुर अजित सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है कि यांडबू की संधि पर किसके पश्चात हस्ताक्षर हुए थे? कौन से युद्ध के पश्चात हुए थे? तो यह थे प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के पश्चात जो यांडबू की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2 नंबर ऑप्शन। पहला वर्मा युद्ध 1824 से 26 लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में। 1823 से 28 जो लॉर्ड एमहर्स्ट का काल था, इसी काल में 1824-26 के दौरान पहला आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। असम और मणिपुर पर वर्मा की विजय को लेकर भारत सरकार के कान खड़े हो गए। सितंबर 1823 ईस्वी में वर्मी सेना ने चिटगांव के निकट शाहपुर द्वीप पर हमला किया और बंगाल में कंपनी के अन्य क्षेत्रों में शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयां शुरू की। 24 फरवरी 1824 को लॉर्ड एमहर्स्ट ने युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की समाप्ति यांडबू की संधि 24 फरवरी 1826 के साथ हुई।
दूसरा वर्मा युद्ध 1852 में लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। इसमें पेगु का अधिग्रहण किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1838 से 42 के मध्य हुआ? 1838 से 42 के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42। 1837 में ईरान में जब हेरात की घेरेबंदी कर ली, ईरान ने जब हेरात की घेरेबंदी कर ली तो लॉर्ड पामेस्टन उस समय विदेश सचिव थे, बाद में प्रधानमंत्री भी रहे, ने लॉर्ड ऑकलैंड से ब्रिटिश साम्राज्य के लिए आसन खतरे को रोकने के लिए कहा। तदनुसार अलेक्जेंडर बंस को दोस्त मुहम्मद के साथ बातचीत करने को भेजा, लेकिन उसका मिशन विफल हो गया, क्योंकि जैसा कि आमिर ने दावा किया था कि रणजीत सिंह को नाराज किए बगैर उसे पेशावर नहीं दिया जा सकता। दोनों के बीच झगड़े की जगह पेशावर था। राजा रणजीत सिंह ने पेशावर को 1834 में जीत लिया था, लेकिन अफगान इसे दोबारा हासिल करने पर अड़े हुए थे। 26 जून 1838 को त्रिपक्षीय संधि के द्वारा दोस्त मुहम्मद का तख्ता पलटकर उसके स्थान पर लुधियाना में निर्वासित अफगान शहजादे शाह शुजा को सिखों की सैनिक और अंग्रेजों के आर्थिक समर्थन से गद्दी पर बिठाया जाना था। शाह शुजा का शासन लोकप्रिय नहीं हुआ। अफगानों ने विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश राजदूत अलेक्जेंडर बंस और उसके पूर्वाधिकारी सर विलियम मैग्नागटेन दोनों को मार डाला गया और पीछे हटती हुई ब्रिटिश भारतीय सेना अफगान दर्रों में फंसकर खत्म हो गई। दोस्त मोहम्मद ने अपना तख्त फिर से संभाल लिया। वह एक योग्य शासक साबित हुआ और ब्रिटिश सरकार के साथ उसने दोस्ताना ताल्लुक बनाए रखे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के तुरंत बाद फौज के ठहराव, सरहद की रक्षा करने और धावा बोलने के लिए सामरिक स्थान के रूप में प्रयोग करने के लिए हिल स्टेशन के रूप में शिमला की स्थापना की गई? कौन से युद्ध के तुरंत बाद फौज के ठहराव, सरहद की रक्षा करने और धावा बोलने के लिए सामरिक स्थान के रूप में प्रयोग करने के लिए एक हिल स्टेशन के रूप में शिमला की स्थापना की गई थी? आंग्ल गोरखा युद्ध के पश्चात 1814 से 16 में हुए आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत 4 मार्च 1816 को हुई संगोली की संधि से हुआ। अंग्रेजों की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस बेड्रोसा व नेपाल की ओर से राजगुरु गजराज मिश्रा ने हस्ताक्षर किए। 1819 में अंग्रेजों के द्वारा शिमला का विकास किया गया। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ घटनाएं दे रखी है आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल वर्मा युद्ध के बारे में। ये कब शुरू हुए थे? तो सबसे पहले नंबर पर है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1878 में। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध की शुरुआत 1852 में। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1885 और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध जो 1919। तो इसमें चारों ही सुमेलित है, ABCD, द नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? एलन ब्रो, द नंबर ऑप्शन। लॉर्ड एलन ब्रो के काल में 1842 के सितंबर माह में ब्रिटिश सेना के कमांडर के तौर पर सर चार्ल्स नेपियर को सिंध भेजा। 17 फरवरी 1843 को सिंध को हड़प लिया गया। सिंध के अमीरों के साथ अंग्रेजों का व्यवहार बहुत खराब था। इसकी निंदा आउटरम ने की और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भी की थी। नेपियर तक ने यह माना कि हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम यह करेंगे क्योंकि यह बहुत लाभप्रद है। यह इंसानी धूर्तता का उपयोगी नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग से, ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि कुशल आक्रमणता की नीति का संबंध है। कुशल आक्रमणता की नीति का संबंध किससे? जॉन लॉरेंस से, 6 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति कौन से गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन ने, बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई? कौन से वायसराय ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? जॉन शोर ने, ए नंबर ऑप्शन। अंग्रेजों व अफगानों के बीच गंडमक की संधि किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? अंग्रेजों व अफगानों के मध्य गंडमक की संधि कौन से गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? लॉर्ड लिटन के काल में, 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा।
लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के काल में हुए द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय अफगानी अमीर याकूब खान के साथ 1879 के अंदर गंडमक की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प को चुनिए जिसमें अधोलिखित राज्यों के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का सही क्रम है। अधोलिखित राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का सही क्रम, तो सबसे पहले सिंध का विलय, फिर पंजाब का विलय और फिर हुआ था वर्मा का विलय। 6 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 6 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने के लिए जोधपुर राज्य का प्रतिनिधि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन था। 6 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने के लिए जोधपुर राज्य का प्रतिनिधि कौन था, तो जोधपुर राज्य का प्रतिनिधि था बिशन राव आसोपा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के राजा को अपने राज्य के लिए नियुक्त ब्रिटिश रेजिडेंट को खुश रखने के लिए एक वेधशाला का निर्माण करवाना पड़ा। कौन से राजा को अपने राज्य में नियुक्त ब्रिटिश रेजिडेंट को खुश रखने के लिए एक वेधशाला का निर्माण करवाना पड़ा और वैज्ञानिकों को नौकर सहायक के रूप में नियुक्ति देनी पड़ी, तो वह थे कहाँ के राजा थे, त्रावणकोर के। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि के संबंध में किसका कथन है। सहायक संधि के संबंध में किसका कथन है कि देशी राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो किसी देश को प्रतिष्ठा बनाते हैं बेचकर अपनी सुरक्षा मोल ली थी। सहायक संधि के संबंध में किसका कथन है कि देशी राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो किसी देश की प्रतिष्ठा बनाते हैं बेचकर अपनी सुरक्षा मोल ली थी, तो यह कहा था थॉमस मुनरो ने। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स ने कहा कि देशी शासकों का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन कंपनी उनकी सहायक बनी। कंपनी सैन्य सहायता के बदले संबंधित देशी राज्य से उसकी आय का 1/3 भाग आर्थिक सहायता के रूप में लेती थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के शासकों को हटाने के बाद किस राज्य के शासक को हटाने के बाद एक प्रेक्षक ने लिखा कि देह से जान जा चुकी है, शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क, कोई बाजार और घर ऐसा न था जहां से उसके बिछड़ने का विलाप सुनाई न दे रहा हो। किस राज्य के शासक को हटाने के बाद एक प्रेक्षक ने लिखा कि देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क, कोई बाजार और कोई घर ऐसा न था जहां से उसके बिछड़ने का विलाप सुनाई न दे रहा हो, तो यह बात कही गई अवध के शासक को हटाने की। जब 1856 में अवध का अधिग्रहण कर नवाब वाजिद अली शाह को निष्कासित कर कोलकाता भेज दिया गया था, जब नवाब लखनऊ से जा रहे थे तो लखनऊ की जनता विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1801 में अवध के नवाब सादत अली खान द्वितीय के साथ संधि करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने किसको भेजा। 1801 में अवध के नवाब सादत अली खान द्वितीय के साथ संधि करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने किसे भेजा था, हेनरी वेलेस्ली को। अपने छोटे भाई हेनरी वेलेस्ली को भेजा। जोनाथन डंकन उस समय बॉम्बे का और रॉबर्ट क्लाइव उसका बेटा एडवर्ड क्लाइव मद्रास का गवर्नर था। अगला प्रश्न है कि बंगाल के गवर्नर जनरलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सबसे पहला है कि कंपनी के संचालकों ने वेलेस्ली को उसकी अग्रगामी नीतियों के कारण वापस बुलाया। कंपनी के संचालकों ने वेलेस्ली को उसकी अग्रगामी नीतियों के कारण वापस बुलाया, तो ऐसा ही है। वेलेस्ली के स्थान पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। कॉर्नवालिस का यह दूसरा कार्यकाल था। कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर में हुई और लखनऊ में उसका मकबरा बनाया गया। कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर में हुई थी और उसका मकबरा भी गाजीपुर में ही बनाया गया था, लखनऊ में नहीं बनाया गया था। लखनऊ में नहीं था, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन जो इसका गलत होगा। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने ग्वालियर के रेजिडेंट मेजर सदरलैंड को कहा था। ग्वालियर के रेजिडेंट मेजर सदरलैंड को कहा था कि यदि ग्वालियर की रियासत आपके मुंह में आकर गिरने लगे तो आप कैवेंडिश की तरह अपना मुंह बंद नहीं कर लीजिएगा बल्कि उसे निगल जाइएगा, यह मेरी नीति है। तो यह बात किसने कही थी, यह बात कही थी विलियम बेंटिक ने। 2 नंबर ऑप्शन। इसी प्रकार कुर्ग पर यह कहते हुए बेंटिक ने अधिकार कर लिया। कुर्ग निवासियों की इच्छा है कि उन्हें अंग्रेज सरकार के संरक्षण में ले लिया जाए। कुर्ग के राजा को कैद कर बनारस भेज दिया गया।
अगला प्रश्न है कि कॉर्नवालिस की मृत्यु के बाद गवर्नर जनरल बनने वाले जॉर्ज बार्लो ने निम्न में से किस मामले में कंपनी के निदेशकों के आदेश का उल्लंघन किया। कॉर्नवालिस की मृत्यु के बाद गवर्नर जनरल बनने वाले जॉर्ज बार्लो ने निम्न में से किस मामले में कंपनी के निदेशकों के आदेश का उल्लंघन किया था। तो पेशवा के साथ बसीन की संधि को जारी रखा। कंपनी के निदेशकों ने कहा कि पेशवा के साथ जो बसीन की संधि कर रही है उस संधि से पीछे हट जाए, लेकिन जो जॉर्ज बार्लो ने कहा कि नहीं, मैं बेसिन की संधि को जारी रखूंगा। तो इस बात का जो कंपनी के निदेशकों का इसने विरोध किया था, इसकी बात का उल्लंघन किया था। द नंबर ऑप्शन। कंपनी के निदेशकों से उसे निर्देश मिला कि वह बसीन की संधि से पीछे हट जाए और पेशवा को उसकी पुरानी स्थिति अपनाने दे, लेकिन उसके निदेशकों के निर्देश का प्रतिरोध करते हुए बसीन की संधि को जारी रखा। जॉर्ज बार्लो के काल में ही वेलोर में भारतीय सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि के बारे में यह किसका कथन है। सहायक संधि के बारे में यह कथन किसका है कि सहायक प्रणाली का विचार एक प्रकार से मराठों के नेता की उच्च विचार सहायक प्रणाली का विचार एक प्रकार से मराठों के नेता की उच्च विचार की संगठित पुनरावृत्ति थी, जो लगभग 100 वर्ष पूर्व चालू की गई थी। तो यह बात कही गई थी एमजी रानाडे ने। सहायक संधि की शुरुआत वेलेजली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा मानी जाती है। रानाडे के अनुसार इस प्रकार का प्रयोग मराठे भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के अधिग्रहण के बाद वेलेजली ने कहा, कौन से राज्य के अधिग्रहण के बाद वेलेजली ने कहा कि बंगाल की दीवानी के बाद उठाया गया यह सबसे लाभकारी कदम है। कौन से राज्य के अधिग्रहण के बाद वेलेजली ने कहा कि बंगाल की दीवानी के बाद उठाया गया यह सबसे लाभकारी कदम है। तो यह कहा था कर्नाटक राज्य के अधिग्रहण के बाद। अजमुद्दौला को जब अंग्रेजों ने नवाब बनाया तो उसने राजस्व के 5 विभाग की पेंशन के बदले अपना संपूर्ण राज्य कंपनी को सौंप दिया और केवल राजधानी अर्काट व चिपोक के महल का नवाब रह गया। इस अधिग्रहण पर टिप्पणी करते हुए वेलेजली ने कहा कि बंगाल की दीवानी के बाद उठाया गया यह सबसे लाभकारी कदम है। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद के निजाम के साथ अंग्रेजों ने स्थायी और सामान्य प्रतिरक्षात्मक संधि कब की। हैदराबाद के निजाम के साथ अंग्रेजों ने स्थायी और सामान्य प्रतिरक्षात्मक संधि कब की थी। 1800 ईस्वी में। 6 नंबर ऑप्शन। 12 अक्टूबर 1800 को निजाम के साथ संशोधित सहायक संधि की, जिसे स्थायी और सामान्य प्रतिरक्षात्मक संधि कहा जाता है। इस संधि के द्वारा निजाम की सहायता के लिए सहायक सेना की संख्या बढ़ा दी गई, जिसके बदले निजाम ने कंपनी को वे सभी क्षेत्र देना स्वीकार कर लिया जो उसे 1792 में और 1799 के मैसूर युद्ध के बाद लूट के रूप में प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है कि वेलेजली के द्वारा भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता नष्ट करने में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान करने वाला एक ब्रिटिश अफसर जो टीपू सुल्तान की कैद में रह चुका था। वेलेजली के द्वारा भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता नष्ट करने में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान करने वाला एक ब्रिटिश अफसर जो टीपू सुल्तान की कैद में रह चुका था और जिसने स्वयं यह बताया कि टीपू सुल्तान उसे मनोरंजन के लिए बंदर की तरह कपड़े पहनाकर उसे बांस पर नचाया करता था। तो यह था डेविड बेयर्ड। बे नंबर ऑप्शन। डेविड बेयर्ड और मेजर कर्कपैट्रिक दोनों ने वेलेजली का उल्लेखनीय सहयोग किया था। अगला प्रश्न है कि वह रियासत जिसके 1802 में अधिग्रहण के बाद लॉर्ड वेलेजली ने अपने भाई हेनरी वेलेजली को वहां का पहला प्रशासक नियुक्त किया। वह रियासत जिसके 1802 में अधिग्रहण के बाद लॉर्ड वेलेजली ने अपने भाई हेनरी वेलेजली को वहां का प्रशासक नियुक्त किया था फर्रुखाबाद। द नंबर ऑप्शन। फर्रुखाबाद अवध के अधीन एक सामंती रियासत थी। इसके शासक नवाब इमदाद हुसैन को जबरदस्ती 1,08,000 रुपये की वार्षिक पेंशन देकर उसकी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सहायक संधि करने वालों का सही क्रम क्या है। सहायक संधि करने वालों का सही क्रम। तो सहायक संधि जो सबसे पहले की थी यह की थी हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि की थी 1798 के अंदर। इसके पश्चात दूसरा नंबर मैसूर का 1799, तीसरा नंबर है अवध 1801 में और पेशवा ने जो की थी यह की थी 1802 के अंदर। तो हैदराबाद के बाद मसूर, फिर अवध और फिर पेशवा, ये 3, 1, 2 और 4
3, 1, 2 और 4, बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने यह घोषणा की, कौन से गवर्नर जनरल ने यह घोषणा की कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे। कौन से गवर्नर जनरल ने यह घोषणा की कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनके बाद किसी वंशज को बादशाह के शासक की उपाधि नहीं मिलेगी। तो यह कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। 1780-81 में वॉरेन हेस्टिंग्स के लगातार धन व सैन्य सहायता की मांग से त्रस्त चैत सिंह कहाँ का शासक था। 1780-81 में वॉरेन हेस्टिंग्स से लगातार जो धन और सैन्य सहायता की मांग से त्रस्त चैत सिंह जो कहाँ का शासक था, तो चैत सिंह शासक था बनारस का। बनारस, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टने के प्रयासों से की गई और वॉरेन हेस्टिंग्स ने संधि की शर्तों को पसंद नहीं किया। निम्नलिखित में से कौन सी संधि जो मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टने के प्रयासों से की गई और वॉरेन हेस्टिंग्स ने संधि की शर्तों को पसंद नहीं किया था। मंगलोर की संधि, द नंबर ऑप्शन। संधि से असंतुष्ट होकर वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा था कि यह मैकार्टने कैसा आदमी, मुझे अभी भी लगता है कि संधि के बावजूद वह कर्नाटक को खो देगा। अगला प्रश्न है कि घेरे की नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। घेरे की नीति के संबंध में कौन से कथन है जो सत्य है। सबसे पहला कि यह नीति वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई थी। घेरे की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू की गई, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए बफर जोन का निर्माण करना था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए बफर जोन का निर्माण करना था। इसके बिना, घेरे की नीति के बिना किसी विशेष लागत के भारत में ब्रिटिश सेना की स्थापना संभव हुई। इसके बिना किसी विशेष लागत के भारत में ब्रिटिश सेना की स्थापना संभव हुई। तो तीनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे, द नंबर ऑप्शन। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई इस नीति का आधार हस्तक्षेप और सीमित उत्तरदायित्व था। इस दौरान कंपनी की नीति अन्य देशी रियासतों के साथ संबंध बढ़ाकर इन्हें शक्तिशाली रियासतों के विरुद्ध बफर स्टेट के रूप में रखने की थी। इलाहाबाद की संधि से इसकी शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी तक ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पद था। 1857 ईस्वी तक ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पद कौन सा था, तो सर्वोच्च पद भारतीयों को दिया जाने वाला सूबेदार ही था। 1857 तक सेना में भारतीयों के लिए सर्वोच्च पद सूबेदार व नागरिक प्रशासन में भारतीयों के लिए सर्वोच्च पद सदर-ए-अमीन था। अगला प्रश्न और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की थी। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की थी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की थी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। तो यह घोषणा की थी 1849 के अंदर। तो ये थे ब्रिटिश सर्वोच्चता के विकास के इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में आ रखे थे। कुछ इसके अंदर न्यू प्रश्न भी ऐड किए गए थे। इसके पश्चात इसी चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करते हैं। महत्वपूर्ण घटनाओं जिसको एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पर दे रखा है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर 1814 से 16 आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। 4 मार्च 1816 को सुगोली की संधि होती है अंग्रेज व नेपाल के मध्य। 9 नवंबर 1817 को करौली, जो राजस्थान का प्रथम राज्य है, करौली ने अधीनस्थ राज्य संधि स्वीकार की। राजस्थान का प्रथम राज्य अधीनस्थ संधि स्वीकार करने वाला करौली 9 नवंबर 1817। 6 जनवरी 1818 को जोधपुर ने अधीनस्थ राज्य की संधि स्वीकार की। 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ ने अधीनस्थ राज्य की संधि स्वीकार की। 1824 से 26 के दौरान प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। 24 फरवरी 1826 को यांडबू की संधि होती है। 1831 को सिंधु नदी में जल यात्रा मार्ग खोज के लिए अलेक्जेंडर वंश का अभियान होता है। 1831 में ही मैसूर को ब्रिटिश आयोग के अधीन कर दिया जाता है। 1833 कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर राजनीतिक शक्ति प्रदान की जाती है। 1834 कुशासन के आधार पर कुर्ग का विलय। जून 1838
त्रिदलीय संधि अंग्रेज रणजीत सिंह सासूजा के मध्य। 1839 कराची बंदरगाह पर अंग्रेजों का अधिकार। 1838 से 42 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। 17 फरवरी 1843 से जो मियानी का युद्ध सिंध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय। 24 जून 1843 को दुब्बो या हैदराबाद का युद्ध होता है अंग्रेजों व सिंध के अमीरों के मध्य। 1850 के अंदर दो अंग्रेज चिकित्सकों से दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सिक्किम के दूरवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाता है। 1852 में निजाम से बरार के कपास उत्पादन करने वाला उपजाऊ क्षेत्र छीन लिया जाता है। 1852 के अंदर द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध होता है। 1864 से 76 के दौरान 1864 से 76 के दौरान कुशल आक्रमणता की नीति लॉर्ड लॉरेंस से लॉर्ड नॉर्थब्रुक तक। 1869 में ब्रिटिश सरकार की जयपुर रियासत के साथ नमक एकाधिकार की संधि। 1870 में अलवर के महाराजा को हटाकर प्रशासन एक राजकीय परिषद को सौंप दिया जाता है। 1875 के अंदर कुशासन का आरोप लगाकर बड़ौदा शासक मल्हार राव गायकवाड़ को हटा दिया जाता है। 1876 में भारतीय नरेशों को सलाहकार समिति बनाने का सुझाव दिया जाता है सर्वप्रथम लॉर्ड लिटन के द्वारा। इसके पश्चात 1877 के अंदर महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद घोषित किया जाता है। 1878 से 80 द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है। 26 मई 1879 को गंडमक की संधि होती है याकूब खान और अंग्रेजों के मध्य। 1881 में लॉर्ड रिपन ने मैसूर शासक को लौटाकर स्वतंत्र स्थिति बहाल कर दी। 1885 से 86 तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध होता है। 1 जनवरी 1886 को वर्मा का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होता है। 1904 को तिब्बत में फ्रांसीसी यंग हस्टबैंड के नेतृत्व में सैनिक अभियान किया जाता है। 1919 से 21 के दौरान तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है। 1920 को नरेश या नरेंद्र मंडल की स्थापना की जाती है। प्रथम अधिवेशन 8 फरवरी 1921 को। 1927 में बटलर कमेटी का गठन किया जाता है। इसके पश्चात ब्रिटिश सर्वोच्चता की क्रमगत कुछ नीतियां, जिसमें 1765 से 1813 के दौरान घेरे की नीति, 1813 से 58 तक अधीनस्थ अलगाव की नीति, 1858 से 1935 तक अधीनस्थ संघ की नीति और 1935 से 1947 तक समानता के संघ की नीति। तो यह था ब्रिटिश सर्वोच्चता से संबंधित एक छोटा सा चैप्टर। इसका पश्चात अब कल 6 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव। औपनिवेशिक शासन का भारत पर क्या आर्थिक प्रभाव रहा, तो इस आर्थिक प्रभाव से संबंधित हमारा कल का चैप्टर रहने वाला है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।